हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी मेंस सोशलॉजी की क्लास में। सोशलॉजी क्लास हमारी बहुत लंबे समय से चल रही है, आप सभी लोग जानते हैं। और सोशलॉजी में हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे, लगभग समाप्त है, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वैश्वीकरण की चुनौतियाँ। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी मेंस में जो वैश्वीकरण है वैश्वीकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोग उस समय मेंस दिया करते थे और सब्जेक्ट हुआ करता था सोशलॉजी सब्जेक्ट, तो उस समय वैश्वीकरण एक ऐसा प्रश्न था जो समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इन दोनों में ही पूछा जाता था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि ये जो प्रश्न है आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ध्यान से देखें, समझें। और यदि मेंस में यदि आपके आ जाता है तो यदि आप उसको रेलेवेंट एग्जाम्पल्स के साथ लिख देते हैं तो आपकी मार्किंग उसमें अच्छी हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो वैश्वीकरण है वैश्वीकरण की आखिर चुनौतियां क्या क्या हैं। देखिए, आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में केवल और केवल वैश्वीकरण की चुनौतियां ही दी गई हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण का और भी कोई एस्पेक्ट उसमें पूछने में नहीं आया है, इसलिए हम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी वैश्वीकरण की चुनौती पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण वैसे आप सभी लोग जानते हैं, आपने अर्थव्यवस्था में भी पढ़ रखा है, ग्लोबलाइजेशन। एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वैश्वीकरण, इसका अर्थ ये हो जाता है कि वैश्विक हो जाना। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है वैश्विक यानी ग्लोबल हो जाना। अब देखिए, वैसे तो ये अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, तो अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन है कमोडिटी का या सर्विसेज का, वो जब ग्लोबल हो जाता है तब हम उस घटना को क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जैसे यदि ये बोला जाए कि मैकडोनल्ड जब केवल और केवल यूएस में था तो वो लोकल की कैटेगरी में आता था कि मैकडोनल्ड का जो प्रोडक्शन है वो लोकल है, लेकिन मैकडोनल्ड की चेन अब पूरे वर्ल्ड में है, तो वी से उसका ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। तो कोई कोई भी वस्तु या सेवा या संस्कृति, कुछ भी जो लोकल से किस में कन्वर्ट हो जाए? ग्लोबल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल देते हैं? हम इसको ग्लोबलाइजेशन बोल देते हैं, यानी वैश्विक स्तर तक पहुंच। अब देखिए, वैश्वीकरण ये तो एक जस्ट डेफिनेशन हो गई, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां भी उस वैश्वीकरण के सभी एस्पेक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे वैश्वीकरण की जो चुनौतियां हैं, आर्थिक स्तर पर चुनौतियां उसकी अलग हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चुनौतियां अलग हैं, पर्यावरण के स्तर पर चुनौतियां अलग हैं, विज्ञान यानी कि जो आईटी है, आईटी के स्तर पर चुनौतियां क्या हैं? अलग हैं। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है इस समय, तो उसकी जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां उसकी कैसी हैं? वो अलग हैं। चलिए इन सभी चुनौतियों को हम अब डिटेल से देख लेते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक स्तर पर आखिर क्या क्या चुनौतियां हैं वैश्वीकरण की। तो देखिए, मुख्य रूप से जो वैश्वीकरण है, जैसा मैंने आपको बताया, आर्थिक स्तर पर ही है और ये व्यापार वाणिज्य के साथ जुड़ा हुआ है। क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं? पहली बात, आउटसोर्सिंग। वैश्वीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो क्या है? वह है आउटसोर्सिंग, जिसमें किसी भी एक देश का उत्पाद किसी भी दूसरे देश से बनवा करके और बेचा जा सकता है। ये हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। आउटसोर्सिंग में सारे देश उन देशों से अपना आउटसोर्स करवा रहे हैं, उन देशों के मानव श्रम का यूज़ कर रहे हैं जहां उनको चीप लेबर यानी कि सस्ता श्रम पड़ता है। जैसे कि चीन उसमें सबसे बड़ा देश है, भारत का भी नंबर आता है। लेकिन यदि हम भारत के स्तर पर भी बात करें तो भारत के स्तर पर भी जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो भी आउटसोर्सिंग में चाइना से कहना चाहिए कि आउटसोर्स करके लेबर ले रहे हैं और भारत की लेबर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल उत्पाद हैं, सीलिंग फैन है और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हैं, इसमें चाइनीज़ जो लेबर है वो कैसा पड़ रहा है?
कंपैरेटिवली सस्ता पड़ रहा है। तो जिसके चलते क्या है कि जो घरेलू श्रम है, यानी कि भारत का श्रम या किसी भी देश में जो उनका लोकल जो लेबर है, उसको खतरा बना ही है, और वो खतरा है भी। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या आ जाती है? आउटसोर्सिंग। दूसरी बात एमएनसी। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जैसे मैकडोनल्ड एक एमएनसी है। एमएनसी के कारण स्थानीय बाजार को बचाने की चुनौती। देखिए, जैसे ही एमएनसी आता है, कोई भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आती है, और उसके चलते क्या होता है, उसके चलते जो स्थानीय बाजार होते हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान आ जाता है, और कई बार वो विलुप्त की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। जैसे बहुत पहले आपको याद हो तो एक्शन कंपनी के शूज आया करते थे, और एक्शन कंपनी क्या है, उसका बहुत वर्चस्व था शूज के मार्केट पर। लेकिन जैसे ही वो एमएनसीज आ गए, मतलब रिबॉक, एडिडास, नाइके, ये सब आ गए, तो आज के डेट में यदि हम देखेंगे जो एक्शन कंपनी है वो लगभग क्या हो चुकी है, मार्केट से बाहर हो चुकी है। तो स्थानीय बाजार को बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती होती है सरकार के सामने, कि सरकार आखिर किस प्रकार से स्थानीय बाजार को बचाएगी। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार की समस्या आने लगती है। तो भ्रष्टाचार की समस्या इसलिए आने लगती है कि जो एमएनसीज होते हैं वो अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए, देखिए, कहीं ना कहीं ये लॉ को तोड़ देते हैं। कई बार पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम होते हैं उनको तोड़ देते हैं। कई बार फूड प्रोडक्ट में समस्या आ जाती है मिलावट की, तो ऐसे में इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगना चालू हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और सभी लोग सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के द्वारा क्या कर देते हैं, उन आरोपों को दबा देते हैं, इनके खिलाफ जो जांच चल रही होती है उसको भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, वैश्विक मंदी का प्रभाव। अब ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये है कि इसमें जितने भी देश हैं वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट के साथ भी लिंक है। हर एक देश ने दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रखा है। तो यदि किसी एक भी देश में आर्थिक मंदी आ जाती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि इस साल यदि हम बात करें, 2024 की बात करें, 23-24 में, तो वर्ल्ड वाइड जो आईटी का सेक्टर है उसमें आर्थिक मंदी है। उसके चलते क्या हो रहा है कि भारत में भी जो आईआईटीज हैं वहां से भी प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कई सारी घटनाएं होती हैं जो आर्थिक मंदी दूसरे देशों में, आर्थिक मंदी के साथ साथ क्या कर देती हैं, वो महंगाई भी दूसरे देशों में बढ़ा देती हैं। ये तो हो गया आर्थिक मंदी का पक्ष। महंगाई भी बढ़ा देती हैं, जैसे रूस और यूक्रेन, इनके बीच में युद्ध हुआ, और उनके युद्ध के चलते भारत में गेहूं का रेट बढ़ गया। तो ये वैश्वीकरण के कुछ ऐसे पक्ष हैं, आर्थिक पक्ष, जो हमारे लिए एक चुनौती है, पूरे विश्व के लिए चुनौती है। इसके अलावा कर चोरी की समस्या। जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके ऊपर एमएनसीज, उनके ऊपर आरोप लगता ही रहता है कि ये क्या कर रही हैं, ये टैक्स को चुरा रही हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। फेसबुक जैसी कंपनीज के ऊपर भी इसको लेकर के कई कहना चाहिए कि जुर्माने लगे हैं अलग अलग देशों में। नेक्स्ट, विकसित देशों के हितों को प्राथमिकता। ग्लोबलाइजेशन में हमेशा क्या होता है, जो अमीर देश होते हैं, विकसित देश होते हैं, उनके पक्षधर ज्यादा होते हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। जैसा कि उदाहरण दिया जाए तो डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर हमेशा से ही आरोप लगता है कि वो क्या है, वो अमीर देशों को और विकसित देशों को ही सपोर्ट करती है। और डब्ल्यूटीओ में भारत भी कई बार ऐसे केस हार चुका है, और अमेरिका उन केसों को जीत चुका है। और वो कहीं ना कहीं क्या है, वो एक पक्षपात की एक समस्या आ जाती है। इसके अलावा आपको पता हो तो डब्ल्यूटीओ ने भारत में जो राशन से अनाज वितरण होता है, पीडीएस सिस्टम है, उस पीडीएस सिस्टम को भी लेकर के सवाल उठा दिए थे। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। नेक्स्ट, उपभोक्तावाद का जन्म। अब ये हम सबको मालूम है कि ग्लोबलाइजेशन से सारी कंपनीज हर जगह पहुंच चुकी हैं। जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग से लोगों के जो कहना चाहिए साइकोलॉजी है उसके साथ खेला जा रहा है, और क्या किया जा रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, आपको मालूम है
कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में कई सारे ई कॉमर्स कंपनीज आ चुकी हैं, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। इन पर लगातार सेल चलती रहती है, लोग लगातार खरीदते रहते हैं। ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है तब भी वो खरीद रहे हैं, और उससे क्या होता है, उपभोक्तावादी संस्कृति का जन्म हो जाता है। कई सारे फेस्टिवल ऐसे चालू हो गए हैं जो पश्चिमी देशों से आए हैं, और वो पूरे के पूरे मार्केट बेस्ड फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, जैसे वैलेंटाइन डे हो गया, मदर्स डे, फादर्स डे, ये पूरी पूरी तरीके से कैसे हैं, उपभोक्तावादी, कहना चाहिए कि मार्केट बेस्ड ये फेस्टिवल्स हैं। चलिए, आर्थिक स्तर के अलावा अब हम बात करें किसकी, राजनीतिक प्रशासनिक स्तर पर चुनौतियां क्या क्या हैं। जो ग्लोबलाइजेशन है वो अमीर देशों के हितों में काम करता है, जो विश्व व्यापार पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं। इस पर अभी डिस्कस हुआ, आर्थिक में भी, और ये राजनीतिक पक्ष भी है कि इसमें जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपोज नहीं कर पाते हैं। उनके यहाँ यदि वो अपने देशों के हितों की बात करने लगते हैं, विकासशील देश जैसे भारत की भी हम चर्चा करें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो एजेंसीज हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया WTO वगैरह, ये सब क्या है, ये सब अमीर देशों के हितों के समर्थक हैं। तो ऐसे में जो विकासशील देश होते हैं उनकी आवाज़ दब जाती है। MNC कभी कभी उन देशों की सरकारों से भी अधिक शक्तिशाली होती हैं जिनमें वे निवेश करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बहुत बड़े बड़े हैं, और ज़्यादातर MNCs क्या हैं, ये पश्चिमी देशों के हैं। ठीक है, चाइना के भी हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के जो MNCs हैं, वो जब किसी विकासशील देश में जाते हैं तो उनके यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर डाल देते हैं, इतना प्रेशर डाल देते हैं कि अपने तरीके से उनसे काम करवाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा नहीं हुआ, भारत में भी ऐसा ही हुआ है। और कई बार आपने सुना होगा कि जो पेप्सी है, पेप्सी में भी फूड प्रोडक्ट की शिकायत आती है। इसके अलावा जो कैडबरी कंपनी है, कैडबरी कंपनी के ऊपर कई बार एलिगेशन लगता है, कई बार, लेकिन हर बार वो मैनिपुलेट कर लेते हैं, और फिर क्या हो जाता है कि वो तब भी अपना बिजनेस कर रहे थे, आज भी अपना बिजनेस वो कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये पावरफुल रहते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, लोक संस्थान यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता की क्या है, कमी आ जाती है। देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं, उसकी चुनौतियां हैं, उससे निपटने के लिए जो सरकारी संस्थान है, सरकारी संस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त होने की आवश्यकता है, उनको जवाबदेही होने की आवश्यकता है। लेकिन क्या है, अभी जो हमारे सरकारी संस्थान है, वो ग्लोबलाइजेशन की समस्या से निपटने के लिए अभी उतने ज़्यादा पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के मुद्दों से निपटने के लिए विशेषज्ञ नौकरशाही की कमी। देखिए, वैश्वीकरण जो है ना, अपने आप में कोई सामान्य घटना नहीं है। वैसे नौकरशाही क्या होती है, सामान्यज्ञ मानी जाती है। ठीक है, कि उसमें सामान्य ज्ञान से काम होता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की यदि हम बात करें, तो ग्लोबलाइजेशन में विशेषज्ञ नौकरशाही की आवश्यकता है। यानी यहाँ पर क्या चाहिए, नौकरशाही टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो फाइनेंस का भी एक्सपर्ट चाहिए, टैक्सेशन का भी एक्सपर्ट चाहिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की कैटेगरी का भी एक्सपर्ट चाहिए, वो पर्यावरण का भी विशेषज्ञ चाहिए। तो ये अभी कमी है इन सब सारी चीज़ों की। नेक्स्ट, ई शासन। देखिए, वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, ई गवर्नेंस। और वो हमेशा ही पूरा पूरा जोड़ देते हैं कि आप क्या करिए, आप ई गवर्नेंस को जोड़ दीजिए, और सारी की सारी जो घटनाएं हैं उसको किसके साथ जोड़ दीजिए, IT के साथ जोड़ दीजिए। ऐसे में क्या होता है, मानव संपर्क में क्या होता है, कमी आती है, व्यक्तिगत डेटा चोरी की भी समस्या आ जाती है। देखिए, मानव संपर्क में कमी, मानव संपर्क में कमी से मतलब ये हो जाता है कि चूंकि हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, तो आपको यदि शिकायत भी करना है, वो भी ऑनलाइन ही रजिस्टर करानी पड़ेगी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी कंपनी, सपोज अमेजोन है, अमेजोन से आपका कोई सामान आया, आपने कुछ मंगाया और वो गलत डिलीवर हो गया, तो अब आपको जो शिकायत करानी है, शिकायत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन ही शिकायत करनी पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम है आजकल, ठीक है ना, चैट बॉट है, उस पर शिकायत करनी पड़ती है आपको। आपसे 1 to 1 कोई बात नहीं करेगा। ठीक है,
आपको मालूम है जब आप कॉल करते हैं तो वही सब चालू हो जाता है कि हिंदी के लिए 2 दबाइए, इंग्लिश के लिए 1 दबाइए, ये सब सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या है, जो ई गवर्नेंस होती है उससे मानव संपर्क खत्म हो जाता है, और साथ ही साथ क्या है, व्यक्तिगत डेटा चोरी होने की संभावना होती है। जब आप कोई सामान खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप अपना या तो कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसका नंबर डाल देते हैं, या यूपीआई आईडी डाल देते हैं, बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देते हैं। कई बार इससे क्या होता है, जो आपका पर्सनल डेटा है वो भी पर्सनल डेटा थेफ्ट की प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। चलिए नेक्स्ट, साइंस यानी आईटी के स्तर पर क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहली बात, कंप्यूटर साक्षरता की समस्या है। ठीक, ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल करने के लिए क्या है, कंप्यूटर साक्षरता की आवश्यकता है। कंप्यूटर साक्षरता आप बड़े बड़े शहरों में तो हो सकती है, लेकिन छोटे शहरों में या कस्बे के स्तर पर क्या है, नहीं हो सकती। यदि ये सोचा जाए कि जो मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड की कोई भी ब्रांच बहुत छोटी सी जगह खुल जाए, तो वो कंप्यूटर साक्षरता की कमी के चलते क्या हो जाता है, वो समस्या बनी ही रहेगी। या कहना चाहिए, किसी भी रूप में ग्लोबलाइजेशन का कोई भी चैलेंज है, उससे निपटने के लिए क्या है, आपको कंप्यूटर ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। भारत जैसे देश में कंप्यूटर साक्षरता के साथ साथ यह भी प्रॉब्लम है कि बहुत सारी जगह कंप्यूटर अभी इनबिल्ट हुआ भी नहीं है। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता। देखिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता से मतलब ये हो जाता है कि एक देश दूसरे देश को टेक्निकल सपोर्ट कर देता है, और टेक्निकल सपोर्ट जब वो करते हैं तो उसको लेकर कोई समझौता होता है, और वो जो समझौता होता है उसको लागू करने में क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि कई बार समझौते में छुपी हुई शर्तें होती हैं, और जब वो छुपी हुई शर्तें सामने आ जाती हैं तो दोनों देशों के बीच में विवाद होता है। ये बहुत सारे विवाद इंटरनेशनल कोर्ट्स में, डब्ल्यूटीओ के सामने चल भी रहे हैं। नेक्स्ट, एआई से उत्पन्न बेरोजगारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा मैंने भी आपको बताया कि आप शिकायत करते हैं अब, तो कोई भी ई कॉमर्स कंपनी है, उसकी शिकायत के लिए पहले उनके ऑपरेटर्स बैठे रहते थे, तो आप ऑपरेटर से ही बात करते थे। लेकिन अब क्या हो चुका है, आपका जो 70% काम है वो किससे हो जाता है, चैटबॉट से हो जाता है, कि आप मैसेज कर दीजिए और मैसेज से ही आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी, और उसी से ही क्या हो जाएगी, सॉल्व भी हो जाएगी। तो एआई से कहीं ना कहीं क्या हो गया, बेरोजगारी तो खैर सामने आ ही रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या किसकी है, साइबर क्राइम की और डार्क नेट की बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। क्योंकि जब भी ई कॉमर्स या ई गवर्नेंस या ई बिजनेस, जब आप सॉफ्टवेयर बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड करेंगे, तो उसके साथ साइबर क्राइम और डार्क नेट, ये प्रॉब्लम्स हमेशा जुड़ी हुई रहती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के चलते ये सारी प्रॉब्लम बढ़ चुकी हैं। पर्यावरण की चर्चा करें। देखिए, पर्यावरण, ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों जस्ट एक मतलब विपरीत पक्ष है, और ये बिल्कुल साबित है कि ग्लोबलाइजेशन ने पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है, और वो हर तरीके से क्षति पहुंचाई है। यानी वो वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्यों, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं, ठीक है ना, नए नए वाहन आ चुके हैं, प्रोडक्शन बढ़ चुका है, वायु प्रदूषण होगा। जंगल यानी कि जो वन है, वन की कटाई हो रही है, क्योंकि आपको बड़े बड़े यूनिट्स लगाना है, आपको डेवलपमेंट करना है, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सामान बन रहा है उसके लिए हाईवेज डेवलप करना है, तो वनों की कटाई होगी। ठीक है, नदियों का जो पानी है वो असुरक्षित हो चुका है, झील का पानी असुरक्षित हो चुका है। दिल्ली में यमुना का हाल आप देख ही रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी हैं यूनिट्स, वो क्या करते हैं, उनका जो वेस्ट है वो क्या कर देते हैं, नदियों में ही निकाल देते हैं। जलवायु परिवर्तन की घटना हो रही है, ठीक है, क्योंकि जब भी क्या होगा, जब एक जगह पर्यावरण का जो अनुपात था वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग जाती हैं, तो क्या होने लगता है, वो पर्यावरण का जो बैलेंस है वो समाप्त होने लगता है। ग्लोबलाइजेशन में हर जगह यही हुआ है, हर जगह बड़े बड़ी यूनिट्स लग चुकी हैं, तो उसके चलते क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन की घटना ये पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल ही रही है। एसडीजी में बाधा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आगे वैश्वीकरण एक बाधक है। क्योंकि नाम क्या यहाँ पर आ रहा है, सस्टेनेबल। अब सस्टेनेबल जो जुड़ा हुआ है वो पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि वैश्वीकरण की जो घटना है वो क्या है, एंटी क्लाइमेट है। ठीक, तो इसके अचीवमेंट में कहीं ना कहीं बाधा मिल जाएगी।
स्वास्थ्य में कमी आ रही है, स्वास्थ्य में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि लगातार हम क्या कर रहे हैं, हम जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं, उन रेडीमेड और जो पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनका हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। एक मार्केट में मौसम्मी का जो जूस है वो ठेले पर भी मिलता है, लेकिन उसकी जगह फिर हम क्या करने लगते हैं, वो हम कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी देखा देखी हम भी क्या कर लेते हैं, फूड प्रोसेसिंग से बना हुआ मौसम्मी का जूस या संतरे का जूस वो हम उसका यूज़ करते हैं, और वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। नेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर चुनौती, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि समाजशास्त्र में आपसे पूछने में आ सकता है कि जो वैश्वीकरण है उसने समाज को और संस्कृति को किस तरीके से प्रभावित किया है। पहली बात, सांस्कृतिक विविधता को संकट हो चुका है। देखिए, सांस्कृतिक विविधता को संकट इसलिए हो चुका है क्योंकि वैश्वीकरण में क्या हो रहा है, जॉब करने के लिए हर जगह से, हर एक देश से लोग दूसरे देश में पहुंच रहे हैं, जिसमें जो यूएस है और यूरोप, यहाँ क्या हो चुका है, यहाँ बहुत सारी संस्कृति के लोग आकर के बस चुके हैं, और वहाँ जाकर के वो अपनी स्वयं की सांस्कृतिक पहचान भूल चुके हैं और एक मिश्रित संस्कृति में आ चुके हैं। तो वैश्वीकरण, और दूसरी बात क्या है, वैश्वीकरण हर जगह जब जाता है, यानी वैश्वीकरण की कोई भी एजेंसी है, ठीक है, वो जब दूसरे देश में जाती है तो जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देशों की संस्कृति को थोपने का प्रयास वो दूसरे देशों में करते हैं। भारत के साथ भी यही समस्या आ रही है, और भारत में भी क्या हो रहा है, सांस्कृतिक विविधता पर संकट आ चुका है वैश्वीकरण के चलते। नेक्स्ट, समरूप संस्कृति का जन्म। अब देखिए, समरूप जो संस्कृति होती है, समरूप संस्कृति का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस है या जो यूरोप है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे देशों के लोग आकर के मिल करके रह रहे हैं। वहाँ एशिया के भी लोग हैं, वहाँ पर यूरोप के भी लोग हैं, यूएस यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अलग अलग कंट्रीज से लोग आकर के वहाँ पर रह रहे हैं। क्या होने लगता है, वो लोग वहाँ पे साथ में रहते हैं, और धीरे धीरे फिर क्या होने लगता है, एक जैसी संस्कृति डेवलप होने लगती है। तो वो समरूप संस्कृति की अपने आप में एक समस्या हो जाती है। सांस्कृतिक पहचान का नुकसान, सांस्कृतिक पहचान का नुकसान होगा ही सही। भारत के जो लोग हैं, जो यूएस में रह रहे हैं या यूरोप में रह रहे हैं, तो वो कुछ समय के बाद जब वहाँ पे 10-15 साल रह जाते हैं, तो उनको यही समझ में नहीं आता है कि वो भारतीय हैं या यूएस के हैं, कि आखिर वो क्या करें क्या नहीं करें, किस संस्कृति का प्रदर्शन करें और किस संस्कृति को छुपा लें। तो ये सांस्कृतिक पहचान का एक संकट आने लगता है। इसके अलावा क्या है, सामाजिक संबंध और जो बॉन्ड्स हैं वो सब कमजोर होने लगते हैं, छद्म संबंध बनने लगते हैं। छद्म संबंध से मतलब क्या हो जाता है, आपके सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, फेसबुक पे पता चल रहा है कि हजारों दोस्त हैं, लेकिन वास्तविकता में जब आप बीमार पड़े तो अस्पताल में आपको देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि वास्तविक संबंध, आपके जो पर्सनल रिलेशन थे वो क्या हो चुके हैं, वो कमजोर हो चुके हैं। आत्महत्या और अवसाद की प्रवृत्ति ये बढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होने लगता है, अकेलापन, एलिनेशन, इसकी घटना बढ़ने लगती है। जॉब करने के लिए लोग दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं, वहाँ सब लोग व्यस्त हैं, किसी के पास किसी से बात करने का समय नहीं है, और ऐसी स्थिति में कई बार डिप्रेशन जैसी घटनाएं होने लगती हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुसाइडल केस में कन्वर्ट होने लगते हैं। भाषा संकट आ जाता है। भाषा संकट से मतलब क्या होता है कि बस जो ग्लोबलाइजेशन है ये केवल और केवल इंग्लिश को ही प्रमोट करता है, इंग्लिश के अलावा ये किसी दूसरी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करता है। सारी चीज़ें कहाँ हैं, वो इंग्लिश में ही है। तो किसी भी देश में ये एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। हर एक देश ये चाहता है, जैसे जर्मनी वाले चाहते हैं कि वो जर्मन को प्रमोट रखें, रशियन चाहते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें, चाइनीज चाहते हैं कि वो मैंड्रिन को प्रमोट करें, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या होने लगता है, मजबूरी में इंग्लिश को ही सबको फॉलो करना पड़ जाता है। तो जो उनकी स्थानीय भाषा है, उनकी जो देश की भाषा है, उसका संकट कहीं ना कहीं आने लगता है। नेक्स्ट, परिवार और व्यवहार जैसी संस्थाओं पर प्रभाव। अब भारत जैसे देश में क्या है, भारत जैसे देश में परिवार, अब परिवार के साथ समस्या आ चुकी है। कई बार ये स्थिति हो जाती है कि पत्नी भारत में रह रही है, पति उसका कहाँ चला गया, वो विदेश में चला गया, पता चला उसने वहां जाकर के दूसरी शादी कर ली या इसको छोड़ दिया। तो परिवार और विवाह जैसी, विवाह में भी क्या होने लगा है, विवाह में भी अब इस प्रकार की चीजें होने लगी हैं, बहुत ज्यादा डिवोर्स के केस आप देखना पड़ रहे हैं धीरे धीरे।
तो जब परिवार विवाह की जो घटना है और इनका जो धार्मिक पक्ष था, धार्मिक पक्ष भी क्या हो चुका है, धार्मिक पक्ष समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। परिवार में आपने देखा होगा कि माता पिता भारत में हैं और उनके सारे बच्चे क्या हो चुके हैं, विदेशों में जा चुके हैं। तो ये परिवार भी टूट रहा है और साथ ही साथ क्या है, विवाह जैसी संस्था भी क्या हो रही है, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से क्या है, वो खतरे में है। नेक्स्ट, धर्म का पतन हो रहा है। धर्म का पतन इसलिए हो रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या करता है, लोकतंत्र और पश्चिमी जो मूल्य हैं, लोकतंत्र और पश्चिमी मूल्य, मानवतावाद, इसको ये बहुत ज्यादा बढ़ावा दे देता है। नो डाउट ये सारी चीजें बुरी नहीं है, लेकिन उसके चलते लोग अनावश्यक ये सोचने लगते हैं कि यदि वो धर्म का पालन करेंगे तो वो बैकवर्ड माने जाएंगे। तो इसके चलते क्या होने लगता है, धर्म धीरे धीरे उसका प्रभाव घटने लगता है। नेक्स्ट, पश्चिमी मूल्यों के प्रभाव के कारण स्थानीय मूल्यों के प्रभाव में क्या होने लगती है, कमी आने लगती है। स्थानीय मूल्य भारत के, जैसे कि यदि हम बात करें तो चरण स्पर्श की यदि हम बात करें तो भारत का एक बहुत स्थानीय मूल्य क्या है, ये चरण स्पर्श करना है। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि जैसे हम स्कूल कॉलेज की बात करें तो स्कूल कॉलेज में पहले जो टीचर्स थे, वो टीचर्स उनका सभी लोग चरण स्पर्श ही किया करते थे। लेकिन आज वो चीज क्या हो चुकी है, वो लगभग केवल आप जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको छोड़ दीजिए तो बाकी सारी जगह समाप्त हो चुकी है और वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो स्थानीय मूल्य हैं वो समाप्त होने लगते हैं और पश्चिमी मूल्य, इनका चलन इतना ज्यादा होता है कि लोग क्या करने लगते हैं, इनको फॉलो करना अपना क्या होने लगता है, उनको ऐसा लगता है कि इनको हम फॉलो कर रहे हैं तो हम मॉडर्न हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का राष्ट्र में प्रवेश। अब देखिए सोशल मीडिया के चलते हमारे सामने छोटे छोटे अंतर्राष्ट्रीय विवाद ये सामने आ जाते हैं, जिनका हमसे कुछ भी लेना देना वास्तविकता में नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, ये अननेसेसरी हमारे राष्ट्र में प्रवेश कर जाते हैं और कई बार उससे समस्या भी हो जाती है। जैसे कुछ समय पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो रूस और यूक्रेन का युद्ध वहां तो चल ही रहा था, भारत में सोशल मीडिया पर भी चल रहा था और जिसमें कई सारे लोग रूस के पक्षधर बन गए और बाकी के जो लोग थे वो यूक्रेन के पक्षधर बन गए और वो आपस में सोशल मीडिया पर लड़ने भी लगे, एक दूसरे को ट्रोल भी करने लगे। इसराइल ने हमला कर दिया लेबनान पर, तो आधे लोग इसराइल के समर्थक बन गए, बाकी के लोग लेबनान के समर्थक बन गए और वो सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं। और ना तो रूस ना इसराइल दोनों का ही भारत से कुछ भी लेना देना डायरेक्टली तो नहीं है, क्योंकि वो अलग लड़ाई चल रही है। तो ऐसी घटनाएं, ऐसे इंटरनेशनल विवाद ये क्या होने लगते हैं, ये भारत में या दूसरे देशों में क्या हो जाते हैं, ये प्रवेश कर जाते हैं और समस्या बन जाते हैं। ठीक, तो ये सब सारी चीजें, ये सब क्या है, ये सब आपके जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं तो मैंने आपको बता दिया। वैश्वीकरण का बहुत लंबे चौड़े एस्पेक्ट है, एजुकेशन भी उसका एक एस्पेक्ट है। लोग भारत जैसे देश में लोगों को ऐसा लगने लगा है कि भारत में एजुकेशन तो लेना कुछ मतलब ही नहीं निकला है और हम तो बाहर से एजुकेशन लेंगे, बाहर एजुकेशन लेने के लिए पहुंच जाते हैं। कई बार वो अपने कैरियर का चुनाव भी करने लगते हैं, गलत तरीके से जल्दबाजी में कर लेते हैं, आगे जा करके पछताते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो वैश्वीकरण के जो चैलेंजेस हैं वो भारत और विश्व के सभी देश क्या कर रहे हैं, वो इनको झेल रहे हैं इस समय। तो ये वैश्वीकरण की चुनौतियां थी, आप इसे पॉइंट वाइज याद कर लीजिए। वहां आप जब उसको लिखेंगे तो विद एग्जाम्पल ही आपको लिखते जाना है। इसके अलावा यदि आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सो दैट आप मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द बेस्ट।